इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रभारी कृष्णा आमर लगातार आप लोगों का कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक हुई है, तो क्या रणनीति रही है? जी, बिहार में जनता के मुद्दों को उठाना है, ये हमारी रणनीति है। ये पहले भी हम कर चुके हैं, लगातार करते आ रहे हैं, आगे भी यही रणनीति पे हम आगे बढ़ रहे हैं। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा से शुरू हुई थी, उसके बाद शिक्षा के मुद्दे हमने उठाए थे, हॉस्टल्स में गए थे, महिलाओं की बात हमने की है, महिला अत्याचार पे आवाज़ उठाया, सड़क पे उतरे हैं और अभी वोट चोरी को लेकर यात्रा किए हैं। हर एक मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ था, जनता का हर रोज़ की समस्याओं से जुड़ा हुआ था और जनता की आवाज़ बनने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जनता के मुद्दों पे जनता की आवाज़ बनना हमारा कर्तव्य है। सीट शेयरिंग के लिए क्या हो गया, क्योंकि लगातार आप लोग कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक हुई, तो सीट शेयरिंग के लिए क्या होगा? सीट शेयरिंग चल रही है और स्टडी प्रोग्रेस हो रहा है और आने वाले दिनों में वक्त रहते रहते हम इसको ख़त्म करेंगे। जो आ रही लगातार जो सीएम चेहरा को लेकर जो तेजस्वी यादव के ऊपर ही मोहर लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी उससे सहमत नहीं है, तो क्या लगता है? मुख्यमंत्री का चेहरा गठबंधन का निर्णय होना चाहिए और गठबंधन में तमाम दल हैं, जब भी मिलजुल कर फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का कन्फ्यूजन एनडीए में है। नीतीश कुमार जी आज बिहार में सिर्फ नाम के चेहरे के मुख्यमंत्री हैं, असली सरकार मोदी जी और अमित शाह दिल्ली बैठकर चलाते हैं और अमित शाह ने खुद कहा है और बार बार कहा है और लिखित में भी आप लोगों ने इसको पब्लिश किया है कि अमित शाह जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी चुनाव तक सीएम रहें तो रहें, उसके बाद हम देखेंगे। तो कन्फ्यूजन तो वहाँ पे ज़्यादा है। कृष्णा जी, लगातार आप लोग ईवीएम पे भी सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन बात करूँ लोकसभा का बात करूँ या विधानसभा का बात करूँ, तो आपने ईवीएम पे चुनाव भी हुआ, ईवीएम पे भी आप सवाल उठे, लेकिन कल मैं राष्ट्रपति का बात करूँ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो बैलेट पेपर से चुनाव का उस चीज़ से आप लोग सहमत हैं? देखिए, बैलेट पेपर से चुनाव हो या ईवीएम से चुनाव हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वोट चोरी रुकेगी। जैसे मैंने समझाया, वोट चोरी का एक लंबा चौड़ा प्लानिंग और सिस्टम है। चोरी वहाँ से शुरू होती है जब आप अंपायर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में गड़बड़ी करते हो। पहले प्रक्रिया ये थी कि चीफ जस्टिस उस निर्णय में शामिल होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाता था। मोदी जी ने उस प्रक्रिया को तोड़ा, उन्होंने चीफ जस्टिस को हटाया, अमित शाह को बिठाया और मैच फिक्सिंग वहाँ से शुरू होती है। क्योंकि जब आप अंपायर ही गड़बड़ चुनते हो तो अंपायरिंग ठीक नहीं हो सकती। उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कानून में ये बदलाव लेके आए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी गड़बड़ी करें तो उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि आपने अंपायर मैच फिक्सिंग के लिए बिठाया, अंपायर दिन दहाड़े मैच फिक्सिंग कर रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं छोड़ा। तो मैच फिक्सिंग वहाँ से शुरू होती है और आप वोटर रोल पे गड़बड़ करते हो, चुनाव आयोग उस पर कुछ नहीं करता है। आप पोलिंग डे पे गड़बड़ करते हो और सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चुनाव आयोग नष्ट कर देता है। काउंटिंग के डे पे प्रधानमंत्री के खुद के वाराणसी में काउंटिंग 6-7 राउंड के बाद, जब तक कांग्रेस का प्रत्याशी आगे था, उसके बाद अचानक लाइव अपडेट बंद कर देती है चुनाव कमीशन और सीधा ये घोषणा होता है कि प्रधानमंत्री वाराणसी से चुन के आ गए। बाकी 542 सीटों पे एक प्रक्रिया और प्रधानमंत्री के सीट पे काउंटिंग के लिए गड़बड़ प्रक्रिया। तो वोट चोरी तो लगातार बड़े लेवल पे हो रहा है और सिर्फ ईवीएम या बैलेट से नहीं हो रहा है। अगर आपका इलेक्शन कमीशन ही गड़बड़ है तो ईवीएम से करो या बैलेट से करो, इलेक्शन कैप्चरिंग तो हो रही है, वोट चोरी तो हो रही है। तो ये हम कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्यूरो जर्नलिस्ट नीलम के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली।